Now we are going to start human rights, Manavadhikar. Whatever we knows about the human rights is a basic fundamental rights. Those are provided by the God to us. ह्यूमन राइट्स के जो मैटर है ना, वो ईश्वर ने हमको दिए हैं. ह्यूमन राइट्स के मैटर्स के लिए हमको किसी कानून की आवश्यकता नहीं है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज डिसाइडेड इन सो मेनी केसेस that the human rights cannot be provided, cannot be given or created by any legislation. Any person who got the birth on the earth having a basic right, those gotted by the God, given by the God. क्या है? अपने सामने एक समस्या ह्यूमन राइट्स को लेकर ये रहती है कि जैसा कि लोगों ने सोसाइटी में बताया कि भाई सारे राइट्स, सब कानून, जो आज की फिलॉसफी है, जो आज की कानूनी प्रक्रिया है, जो आज का कानूनी सिस्टम है, वो सारा का सारा अंग्रेजों का दिया हुआ है. ऐसा हमने सुना है. प्रॉब्लम क्या है? भारतवासियों ने अपने पुराने इतिहास को समझने की कोशिश नहीं करी, वेदों पुराणों को पढ़ने की कोशिश नहीं की, वेदों पुराणों के बारे में, स्मृतियों के बारे में जानने की कोशिश नहीं की. हमारे इतिहास को उन्होंने बहुत वैल्यू नहीं दी. कारण क्या रहा? कारण उसका जो भी रहा हो, भारत में लगभग 800 वर्ष तक, 700 वर्ष तक मुस्लिम शासन रहा, जो कि आक्रांता थे. जो विदेशों से आए थे वो भारत के मूलवासी तो थे नहीं, इसलिए भारत की संस्कृति को क्या जाने. और चूंकि आक्रांता थे इसलिए लूटपाट उनकी संस्कृति थी, लूटपाट ही उनके संस्कार थे. कोई वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज तो थी नहीं. अपने ही घर वालों को मारकर सत्ता पकड़ रहा है, अपने ही घर वालों से को परेशान करके सत्ता ले रहा है. ऐसा सिचुएशन जब भारत में है तो क्या उनसे हम कुछ ह्यूमन वैल्यूज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या भारत में शासन करने वालों से ह्यूमन वैल्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वी आर नॉट एबल टू एक्सपेक्ट एनी ह्यूमन वैल्यू फ्रॉम द इन्वेडर्स. तो ये हो गया. और इन्वेडर्स ने क्या कहा? आप संस्कार और संस्कृति से बंधे हुए हैं, इसलिए आपके संस्कार और संस्कृति को समाप्त करना हमारा कर्तव्य बनता है. हम जिस प्रकार के हैं आप भी उसी प्रकार के हो जाइए. हम रूलर हैं तो हम जैसा कहें वैसा कर लीजिए. उन्होंने हमारे देश की सारी परंपराओं को, सारे सिस्टम को, सारे की सारे फिलॉसफी को नष्ट करने का प्रयास किया. जिन लोगों ने उनकी बात मानी उनको अच्छा, जिनको बात नहीं मानी उनसे कहा गया कि आपको तो मेला ढोना है, आपको तो गंदे कार्य करने हैं. जो देश के सबसे निकृष्ट व्यक्ति काम कर सकता है वो करना है. भारत में कभी भी मेला ढोने की संस्कृति नहीं थी मुसलमानों के आने से पहले. भारतवर्ष में खेतों में शौच के लिए जाते थे और उसका उपयोग, जो हमारा मल निकलता है, मलमूत्र का भी उपयोग खेत के लिए होता है. खेत में उगने वाले पेड़ पौधे उससे एनर्जी लेते हैं. तो भारत में कभी ऐसा नहीं रहा कि मेला ढोने की परंपरा रही हो. लेकिन जब विदेशी आक्रांता आए तो उन्होंने कन्वर्जन के लिए फोर्स किया. देश में जब कन्वर्जन के लिए फोर्स किया गया तो फिर जो लोग कन्वर्ट नहीं हुए, जिन्होंने अपने आप को रोकने की कोशिश की, जिन्होंने उसका विरोध किया, जिसने आक्रांताओं का विरोध किया, उनको कहा गया अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते तो फिर आपको मेला ढोना पड़ेगा, आपको सफाई करनी पड़ेगी, आपको नदी नालियां साफ करनी पड़ेगी. लोगों ने ऐसा करना स्वीकार किया और आज की तारीख में उनको लोगों ने दलित की श्रेणी में रखा. ये वो लोग हैं, दलित लोग, भारत में रहने वाले, जिन्होंने सदैव और सदैव भारतवंशी होने के नाते अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखा, मेला ढोना पसंद किया, गंदगी साफ करनी पसंद की, लेकिन विदेशी आक्रांताओं को स्वीकार नहीं किया. तो भारत के ह्यूमन राइट्स के बारे में उस पीरियड में कौन जाने, कैसे जाने? राइट्स तो सारे छीन लिए. अभी तो सब अधिकारों की जगह उनको
परेशान किया जाने लगा, उनको दलित वर्ग घोषित कर दिया गया, उनको मेला ढोने वाला घोषित कर दिया गया, उनको अलग समाज बना दिया गया, उनको समाज की से अलग कर दिया गया। ये सारे कार्य उन्होंने करने की कोशिश करी, क्योंकि एक समय के बाद ये सारे परेशान होके कभी न कभी विदेशी आक्रांताओं का जो सामुदायिक है वो संप्रदाय को स्वीकार करेंगे। ऐसा करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। खैर, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यूज, इन सभी को आगे वैल्यू नहीं दी गई। लेकिन इसके बाद जब अंग्रेज आए तो हमारे सिस्टम को तो भंग ऑलरेडी विदेशी आक्रांताओं ने, रिफ्यूजी रिलीजन्स ने कर दिया था, और हमारे लोगों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए धर्म परिवर्तन भी करवा दिया गया था, मत परिवर्तन करवा दिया गया था। और मत परिवर्तन जो हमारे लोगों का करवाया गया उसको मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया गया। तो वैल्यूज तो तब बने जब हम आपस में न लड़े। हमने तो आपस में ही लड़ने के बाद देश को बर्बाद करना था, और जो विदेशी आए थे वो उनको शासन करना था। अभी क्या है कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी स्थिति में बहुत बड़े संख्या में विदेशी आक्रांता भारत आए, और भारत आने के बाद उन्होंने सब प्रकार के जतन किए, उसके बाद भी जो भारत को कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो ह्यूमन वैल्यूज को शरीर में और मस्तिष्क में धारण करके रखा गया। हमने तो धर्म का मतलब ही धारण करने से था। तो हिंदू या हिंदुस्तान की जो संस्कृति थी या हिंदुस्तान जो बना हुआ था, उस पूरे के पूरे हिंदुस्तान को सांस्कृतिक रूप से धारण कर लिया था। तो अभी किसको बताने की जरूरत है कि ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमन वैल्यूज क्या है? हमने किसी को बताने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से धारण कर चुके। अभी अगर हम मानसिक रूप से धारण कर चुके हैं तो किसी भी प्रकार का दबाव अगर हमारे ऊपर आता है तो वो हमारी संस्कृति में बदल चुका है, वो हमारे संस्कारों में बदल चुका है। हमने अगर उसको संस्कृति संस्कारों के रूप में स्वीकार कर लिया है, उसको अपनी जीवन पद्धति का हिस्सा बना लिया है, उसको अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान दे दिया है और वैसी मानसिकता बना ली। अगर हमने वैसी मानसिकता बना ली है तो संसार की किसी शक्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि वो हम पर राज्य कर सके। यही कारण रहा कि विदेशी जो खाड़ी से आए लोग थे, उन्होंने 700-800 वर्ष शासन करने के बाद भी हमको पूर्ण रूप से मेरे ऊपर शासन नहीं कर पाए, और हमको जब भी मौका मिलता रहा हम उनका विरोध करते थे। हाँ, कुछ ऐसी जातियां थी जो बहुत कमजोर थी, उन्होंने कन्वर्जन स्वीकार कर लिया और वो मुस्लिम हो गए। लेकिन भारत के जो जांबाज सिपाही थे उन्होंने मैला ढोना पसंद किया। अंग्रेजों ने ये सारी चीजों पर रिसर्च किया, खासतौर से लॉर्ड मैकॉले को लगाया गया और ये रिपोर्ट बनाने को कहा गया कि भारत की स्थिति के बारे में रिपोर्ट बनाएं, और रिपोर्ट बनाने के बाद प्रस्तुत करो। भारत की स्थिति के बारे में जो मैकाले ने रिपोर्ट बनाई, उसका वृतांत अगर खींचने की कोशिश करते हैं तो उसकी नजर में भारत विश्व का सबसे डेवलप्ड एरिया है। उसकी नजर में भारत विश्व का सबसे वैल्यू एडिड समाज है। उसकी नजर में भारत के रहने वाले लोग सबसे ज्यादा डिग्निफाइड हैं, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित लोग हैं, आत्म सम्मान, आत्म गौरव को धारण करने वाले लोग हैं। ये लोग आसानी से कब्जे में आने वाले नहीं है। इनके मस्तिष्क पर शासन नहीं किया जा सकता है, शरीरों पर शासन किया जा सकता है, क्षेत्र पर शासन किया जा सकता है, भूमि पर शासन किया जा सकता है, लेकिन इसके मस्तिष्क पर कभी शासन नहीं किया जा सकता। ऐसा मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लगाई उसमें कहा। मैकाले की रिपोर्ट के बारे में अगर हम और आगे पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको मिलता है कि वो कहता है कि मैं पूरब से लेकर पश्चिम, जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक जाता हूं, और गुजरात के सूरत से लेकर कच्छ की खाड़ी से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक जाता हूं। जहां तक भी हम जाते हैं वहां भारत में बहुत डेवलप्ड साइंटिफिक सिस्टम हमको मिलता है।
वो कहता है कि भारत में जो सिस्टम है वो एक दूसरे को वैल्यूज देने का है, कर्तव्यों से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। पिता अपने बच्चों के प्रति कुछ कर्तव्य रखता है, बच्चे पिता के प्रति कुछ कर्तव्य रखते हैं, पति पत्नी के प्रति कर्तव्य रखती है, पत्नी पति पत्नी के प्रति कर्तव्य रखता है, पड़ोसी पड़ोसी के प्रति कर्तव्य रखता है, व्यक्ति फूल फल पौधों के प्रति कर्तव्य रखता है, इस पृथ्वी के प्रति कर्तव्य रखता है, आकाश के प्रति कर्तव्य रखता है, सूर्य के प्रति कर्तव्य रखता है, नदियों के प्रति कर्तव्य रखता है। वो जिस चीज का भी उपभोग करता है उसका संबंध जिस चीज से भी है, जिस जो उसकी जीवन पद्धति में है, वो उसके साथ एक संबंध स्थापित करता है, एक संवाद स्थापित करता है, और संबंध और संवाद स्थापित करने के बाद उसका संरक्षण करता है। ये हिंदुस्तान पर रहने वाले लोगों की धारणा में उन्होंने इसको धारित कर रखा है, और इसके लिए कोई शासक उनको बदल नहीं सकता। ऐसा मैकाले अपनी रिपोर्ट में कहता है। वो कहता है कि सूरत एक ऐसा शहर है जो लंदन से 10 गुना डेवलप्ड है। वो कहता है आगरा ऐसा शहर है जो संसार का सबसे खूबसूरत और सबसे डेवलप्ड शहर है। वो कहता है कि कोलकाता के विषय में अगर कहेंगे तो संसार में ऐसा, भारत को छोड़कर संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं मिलता जितना कलकत्ता डेवलप। वो इस प्रकार की रिपोर्टें देता है और कहता है कि भारत को गुलाम इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि भारत में वैल्यूज लोगों के पास हैं। भारत को इसलिए गुलाम नहीं बनाया जा सकता क्योंकि भारत में लोगों ने धर्म को धारण कर रखा है, उनकी अपनी कुछ ह्यूमन वैल्यूज। ये जो ह्यूमन वैल्यू है ना, ये ह्यूमन वैल्यू है क्या? फिर अगर आप ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं तो ये ह्यूमन वैल्यूज है क्या? कहां से आई, कैसे बनी? ये ह्यूमन राइट जो आजकल चल रहा है ना, ये हमने ह्यूमन वैल्यूज के रूप में धारण कर रखा है। भारत में अधिकारों का तो कभी महत्व दिया ही नहीं गया, तो ह्यूमन के राइट को महत्व क्यों दिया जाना? हमने तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बना दिया, तो कर्तव्यों को वैल्यू देना। अगर हमने कर्तव्यों को वैल्यू देना यही अपना स्ट्रक्चर बना लिया है, इसका मतलब कोई भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का मैटर भारतवर्ष में आ ही नहीं सकता। भारतवर्ष में ह्यूमन राइट्स वायलेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य मानता है, और प्रत्येक व्यक्ति अगर अपना कर्तव्य मानता है, प्रत्येक व्यक्ति की नजर में हर एक की कुछ वैल्यू है। ये एक ऐसा देश है जहां पर पत्थर को पूजा जाता है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें नदियों और पेड़ों के साथ संवाद स्थापित किया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें गाय को अपनी माता माना जाता है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें भूमि में माता के दर्शन करता है व्यक्ति। जिस स्थान पर स्त्रियों को देवी का दर्जा हो, जिस स्थान पर पुरुषों को देवता का दर्जा हो, जिस स्थान पर पृथ्वी को माता का दर्जा हो, जिस स्थान पर सूर्य को पितामह का दर्जा हो, जिस स्थान पर चंद्रमा को मामा का दर्जा हो, जिस स्थान पर नदियों को माता का दर्जा दिया गया हो, जिस स्थान पर पेड़ों को हमारा पोषक माना गया हो, जिस स्थान पर जल और एनर्जी को वैल्यू दी गई हो, उस स्थान पर क्या इंसान को वैल्यू नहीं दी जाती होगी? क्या जब हमने सूर्य मित्र वरुण अरुण गरुण सबको पूजा, नदियों को, तालाबों को, पेड़ों को, पौधों को, मकानों को, दीवालों को, सबको पूजा। हम दीवार बनाते हैं तो उसमें एक आला बनाते हैं और उसमें एक देवी देवता की तस्वीर स्थापित करते हैं। जब हम मकान बनाकर, आला बनाकर उसमें तस्वीर स्थापित करते हैं, हम उस मकान की पूजा करते हैं। होली और दिवाली पर उस मकान में दिए जलाते हैं और उस दिए के माध्यम से घर में तस्वीरें लगाते हैं, आंख बनाते हैं, पंजे बनाते हैं, माता मातृभूमि का स्थान बनाते हैं। जिस देश में इस प्रकार की संस्कृति हो, उस देश में क्या यह सोचा जा सकता है कि वहां ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे? क्या उस देश के लिए यह कहा जा सकता है कि ह्यूमन राइट्स अंग्रेजों ने स्थापित किए? क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कोई वैल्यूज नहीं थी? अगर भारत में वैल्यूज ना होती तो मैकाले को अपनी ये रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैकाले ने अगर अपनी रिपोर्ट बनाकर ये कहा है कि ह्यूमन वैल्यूज को ये बहुत ध्यान देते हैं
और ह्यूमन वैल्यूज से ये इतने इम्बेडेड हैं, इतने घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं कि ये एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते और इसकी वजह से इनका मत परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये इतने एक दूसरे की जातियों में, एक दूसरे के संबंधों में, एक दूसरे की ऊंचाई और निचाई में, एक दूसरे के डिवीजन ऑफ लेबर में इस प्रकार जकड़े हुए हैं कि इनमें किसी प्रकार की फूट डालना संभव नहीं लगता। ये मैकाले अपनी रिपोर्ट में कहता है। मैकाले कहता है कि भारतवर्ष में ऐसे कुलपति पाए जाते हैं जो पूरे गांव को, पूरे शहर को कंट्रोल कर लेते हैं। मैकाले कहता है कि भारत में कभी पुलिस की आवश्यकता नहीं होती। मैकाले कहता है कि राइट्स का वायलेशन प्रकरण ही नहीं आता भारत में। मैकाले कहता है कि भारत की संस्कृति में अगर पाया गया तो महर्षि वाल्मीकि जो एक डाकू हैं, वो डाकू को भी हृदय परिवर्तन, मत परिवर्तन करने का चलन भारत में है। अगर ये डाकुओं का, चोरों का और जो अपराध करने वाले लोग हैं, अपराधों का मत परिवर्तन करना जानते हैं, इनके अंदर ह्यूमन वैल्यूज की बहुत बड़ी गहराई में शक्ति है। आप सोचो कि अंग्रेजों का प्रतिनिधि जिसने 19वीं शताब्दी में भारत में आकर पूरे देश का भ्रमण किया, उसके बाद उसने रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बनाने के बाद वो रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने रखी। उस रिपोर्ट पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा हुई। क्या वो रिपोर्ट गलत थी? क्या उस रिपोर्ट में उसने एवं ही लिख दिया था? क्या पूरे देश में ऐसी स्थिति थी नहीं जैसी कि रिपोर्ट में दी गई है? वो सारी स्थितियां, वो सारी परिस्थितियां सच थी जो मैकाले ने दी। सोचने की बात यह है कि विदेशी आक्रांता जो मुस्लिम शासकों के रूप में भारत में आए खाड़ी से और अपनी वो बस्ट संस्कृति लेकर आए लुटेरों की, उस संस्कृति के होते हुए भी 500-600 वर्ष तक शासन करने के बाद भी, सही मायनों में माने तो 700-750 वर्ष तक शासन करते हैं। 700-750 वर्षों तक शासन करने के बाद भी भारत से अभी 19वीं सदी में जब वो रिपोर्ट बना रहा है तो 19वीं सदी की रिपोर्ट है। तो आप सोच कर देखें कि विदेशी आक्रांता जिन्होंने हमारे सिस्टम को, स्ट्रक्चर को भंग करने की कोशिश की होगी, उनके आने से पहले भारत कितना डेवलप्ड होगा। ये लूटपाट लुटेरों के आने के बाद की पोजीशन मैकाले बता रहा है। नादिर शाह आया, लूट कर ले गया, चंगेज खां आया, लूट कर ले गया। ये सब लूटपाट के बाद की परिस्थिति के बारे में मैकाले बता रहा है। और लूटपाट तो बहुत दूर की बात है, वो आकर यहां शासन किया और शासन करने के बाद उन्होंने मत परिवर्तन करने की कोशिश की और हमारे भाइयों को मत परिवर्तन करवाया और हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया, जो आज भी हो रहा है। ऐसा खाड़ी से आने वाले लोगों ने किया। आप सोचो 700-750 वर्ष तक ये लगातार जनसंहार चला। 750-700 वर्षों तक लगातार मत परिवर्तन चला। 700 वर्षों तक लगातार आपकी संस्कृति संस्कारों को भ्रष्ट करने की कोशिश की गई, आपके गुरुकुलों को समाप्त करने की कोशिश की गई, आपके ग्रंथों को नष्ट करने की कोशिश की गई। जो इतने लंबे समय तक होता रहा, उसके बावजूद मैकाले के आने पर यूरोप से हम हजारों गुना ज्यादा डेवलप्ड पाए जाते हैं और वो अपनी रिपोर्ट में ऐसा लिखता है। अगर वो ऐसा लिखता है, इसका मतलब ये हो गया कि एंशिएंट समय पर हमारी संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास होने से पहले हम मोस्ट डेवलप्ड कंट्री थे ऑल ओवर वर्ल्ड। और डेवलप्ड ऐसे ही नहीं थे, डेवलप्ड से मतलब है प्रोडक्शन भारत में नंबर 1 का था। भारत में सोना उगता तो है नहीं बहुत। भारत सोने की चिड़िया इसलिए था क्योंकि भारत में सोने और चांदी की करेंसी चलती। कहां से आई होगी? जब भारत में सोना चांदी बहुत उगता नहीं है तो सोने और चांदी भारत में आया कैसा? भारत एक एक्सपोर्टर कंट्री रहा होगा और एक्सपोर्ट करता होगा और उसके एक्सचेंज में वो गोल्ड पाता होगा। उस गोल्ड जो करेंसी थी, उस गोल्ड को भी हमने धारण करने की कोशिश की और माताओं, बहनों, पुरुषों के गहनों के रूप में शरीर पर उसको धारित कर लिया, क्योंकि हमको पैजामे में जेब डालने की आदत नहीं थी, हम तो धोती पहनने वाले लोग।
कहाँ रखे हैं सोने को? सोने के आभूषण बनाकर हमने गले, बाजूबंद में, कलाई में, पैरों में, कमर में, सब जगह बांधने की कोशिश कि हम तो अपना जो चीज हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी एवज में जो धातु मिल रही है वो धातु हम शरीर पर धारण कर घूमते थे। ऐसी भारत की स्थिति रही होगी विदेशियों के आने से पहले। अगर विदेशियों के आने से पहले ऐसी स्थिति रही होगी तो आप सोचो, जिस ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कि बिल ऑफ राइट्स से ही यूएन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट से ही ह्यूमन राइट आए, यूरोपियन डिक्लेरेशन से ही ह्यूमन राइट आए, उसके बाद 1966 के 2 रेजोल्यूशन से ह्यूमन राइट्स आए, और उसमें आज के ह्यूमन राइट को लिखने वाले लोग कहते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, पहली जनरेशन 1950 मानते हैं। हमारे यहाँ पहली जनरेशन को अगर 1950 मानते हैं तो हमारे यहाँ तीसरी सदी में क्या था? जब अभिजात शकुंतलम लिखा जा रहा है, कितनी ह्यूमन वैल्यूज को वैल्यू दी गई। क्या उस समय का समय है जब विद्योत्तमा और कालिदास की कहानी लिखी जा रही है? आप सोच के देखें, उस समय के जो पुराणों का वर्णन है, उस समय की जो कथाओं का वर्णन है, उस समय के जो गद्य और पद्य का वर्णन है, वो देश की स्थिति के बारे में बताता है कि ह्यूमन वैल्यूज कितनी भारत में प्रिवेल करती है। ह्यूमन वैल्यूज को यहां तक हमने माना, जिसको अंग्रेजों ने निगेटिव तरह से प्रस्तुत किया। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े राइटर रहे हैं, जैसे नारद बहुत बड़े राइटर हुए हैं जिन्होंने नारद संहिता लिखी, बृहस्पति बहुत बड़े राइटर हुए हैं उन्होंने बृहस्पति संहिता लिखी, मनु बहुत बड़े राइटर हुए हैं, मनु संहिता लिखी। ऐसे हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े राइटर हुए हैं। मनु को क्रिटिसाइज करने का कोशिश करते हैं, क्या कभी ये जानने की कोशिश की कि मनु ने अगर कोई बात लिखी तो कैसे लिखी? जो लोग भी कम्युनिकेबल डिसीजेस होने वाली संभावनाओं के कार्य करते हैं उनको मनु ने अलग रखा है उस पार्टिकुलर टाइम के लिए जिस समय वो कार्य करते हैं। जैसे वो कहता है कि चर्म का कार्य करने वाले, यानी कि चर्मकार, चमड़े का चर्म का काम करने वाले चर्मकार जिस नदी में नहा रहे हों उस नदी में उनकी धार की साइड में 8 किलोमीटर तक किसी को स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति जो कम्युनिकेबल डिसीजेज लेकर आया, मरे हुए जानवर को कहीं गड़ाकर आया, मरे हुए जानवर को कहीं डिस्पोज करके आया है, उस व्यक्ति के साथ मरने वाले जानवर के कितने बैक्टीरिया और वायरस आए होंगे जो नदी में स्नान कर रहा है, क्योंकि ना स्नान करने का स्थान ट्यूबवेल तो थे नहीं, नदी में ही स्नान करते थे। तो वहां पर वो मनु कहता है जहां पर ऐसा व्यक्ति कोई स्नान कर रहा हो वहां के 8 किलोमीटर आगे तक स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बैक्टीरिया उस जल में जाएंगे, लेकिन जल का अपना एक रिकोर्सिव सिस्टम है। जल जब घूमता है तो कहते हैं बहते हुए जल में अशुद्धि समाप्त हो जाती है। अगर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया इस बहते हुए जल में आ गया है तो ये जब घूमता हुआ जल आगे बहेगा तो उसकी मृत्यु हो जानी। इंसान गिर जाए तो इंसान की मृत्यु हो जानी, बैक्टीरिया वायरस का क्या होना था? बैक्टीरिया वायरस की मृत्यु हो जानी। इसलिए वो कहता है कि जिस स्थान पर ऐसा चर्म कार्य करने वाले लोग स्नान करते हैं उसके 8 किलोमीटर दूर तक किसी को स्नान नहीं करना चाहिए। कहते हैं उसको छूना भी नहीं चाहिए। जब हम किसी मुर्दा घाट से आते हैं, किसी की डेड बॉडी को डिस्पोज करके आते हैं, घर की माताएं, बहनें, पड़ोसी कोई हमको छूता है क्या? किसी की हत्या, किसी जानवर को हम मारते हैं तो क्या कोई हमको छूता है क्या? हमको अशुद्ध मानते हुए कोई नहीं छूता है। घर की महिलाएं, माताएं, बहनें पहले कहती हैं बाहर स्नान करके आओ तब घर में घुसना। क्या हम अछूत नहीं है क्या? इस चीज को मनु ने उस समय साइंटिफिकली रखने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने तो अपना काम करना था, उन्होंने तो हमको बदनाम करना था, उन्होंने तो हमारे सिस्टम में ही कमियां निकालनी थी, हमको छुआछूत से प्रभावित दिखाना था, लोगों को बरगलाना था कि तुम छुआछूत के से प्रभावित हो। ये मुसलमानों ने बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद अंग्रेजों ने उसको बढ़कर काम किया और उन्होंने
आखिर हैं तो दोनों एक ही थाली के चटरे बटरे। उन्होंने आगे उसको इस प्रकार से संगठित करने की कोशिश की, इस प्रकार से कोडिफाइड किया कि लोगों को यह महसूस हो कि हम उनको अपराध बोध महसूस हो, और अपराध बोध भी ऐसा वैसा, अपराध बोध कुछ ऐसा महसूस हो कि वो फील करे कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है। आप सोच के देखो, जब हम सोच के लिए सुबह जाते हैं और उस लेट्रिन से निकलते हैं, कोई हमको छूता है क्या? घर की माताएं बहनें छूने देती हैं क्या किसी को? कहते हैं पहले हाथ धोकर आओ, स्नान करके आओ। उस समय हम अछूत नहीं होते क्या? क्या हम मल को नहीं छू के आते क्या? क्या हम सोच क्रिया को पूरा नहीं करते क्या? हम सोच प्रक्रिया को पूरा करते हैं, इसलिए हमको नहीं छूता। इवन कभी बहुत सारे जो टिपिकल टाइप के परिवार हैं, उसमें अगर सुबह उठने के बाद स्नान नहीं करते तो स्नान करने से पहले कोई नहीं छूता। कहते तुमने स्नान नहीं किया, तुमको नहीं छूना। अछूत उसको मानते हैं। ऐसा हमारे यहां प्रस्तुत किया गया कि तुम अछूत हो, लेकिन हमने क्या कहा? हमने कहा चर्मकार का कार्य करने वाला उस समय, जिस समय वो चर्मकार का कार्य करके आता है, उस समय वो अछूत है, उसको नहीं छूना चाहिए जब तक कि वो शुद्ध ना हो जाए। ये बात तो बताई नहीं कि शुद्ध ना हो जाए तब तक की बात लगी थी, ये बात जरूर बता दी कि तुमको छूने की प्रक्रिया नहीं है, तुम तो अछूत हो। अगर ऐसा होता तो साउथ में एक पेरियार जाति है, और जितने मंदिर साउथ में बने हुए हैं वो पेरियार जाति का हाथ लगाए बगैर पेरियार जाति के लोगों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अगर मंदिर में पेरियार जाति नहीं बनाती तो पवित्र मंदिर नहीं माना जाता, जबकि पेरियार जाति तो अछूत जाति में आती है। अगर हम अछूत की डेफिनेशन अंग्रेजों की ले लें तो पेरियार तो अछूतों में आते हैं। अगर वो अछूत हैं तो उनके द्वारा बनाए हुए मंदिर में ही पूजा क्यों होती? वैश्याओं तक को हमने ह्यूमन वैल्यू दी है। गणिकाएं जो हमारे यहाँ काम करती थी, उन गणिकाओं को हमने ह्यूमन वैल्यू दी। जो नाच गाना करके अपना भरण पोषण करती थी, उनको हमने वैल्यू दी। हमने कहा कि काली पूजा तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि किसी वैश्या के घर की मिट्टी उस मूर्ति में ना पड़े। काली पूजा, काली मूर्ति की स्थापना तभी हो सकती है जब किसी वैश्या की घर की मिट्टी उसमें डाली जाए। अगर हम उनको इतना अछूत मानते, समाज से इतना निकृष्ट मानते, तो क्या हमने ऐसा बनाया होता? क्या हमने ये बाइंडिंग कंडीशन बनाई होती? आज भी हमारे घर में जब विवाह होता है तो हम सातियों जातियों को बुलाकर घर में भोजन करवाते हैं। कहते हैं जब तक 7 जातियों को भोजन नहीं करवाएंगे तब तक हम विवाह हमारा पूर्ण नहीं होगा। 7 जातियों को भोजन करवाने का मतलब क्या? सभी को अपने साथ बिठाना है। डिवीजन लेबर के आधार पर, काम के आधार पर डिवीजन भले ही कर दिया गया हो, सबके कार्य अलग अलग हो गए हों, लेकिन फिर भी खुशी के माहौल में सबने आकर भोजन हमारे घर में करना। किसी की मृत्यु हो जाने पर, किसी के यहाँ संकट आ जाने पर सभी को एक साथ रहना। ये ह्यूमन वैल्यूज भारत में शुरू से रही हैं, और इन ह्यूमन वैल्यूज की वजह से ही भारत एक महान कंट्री शुरू से रहा। और इन ह्यूमन वैल्यूज की वजह से ही भारत एक ऐसा अकेला राष्ट्र है जिसका कन्वर्जन ना मुसलमान करवा पाए और ना ही क्रिश्चियन करवा पाए। जबकि पूरा यूरोप और अमेरिका क्रिश्चियन हो गया, जब पूरा खाड़ी मोहम्मदन हो गया, तब भी भारत ने अपनी संस्कृति बचाकर रखी। और भारत के बीच में आने की वजह से इधर चाइना, जापान की संस्कृतियां बची हुई, क्योंकि यहां से कन्वर्जन जब होगा, जब वो अपनी काम यहां से पूरा कर पाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। भारत ने विराम लगाया पूरे पूर्वी एशिया पर, और वहां तक ना क्रिश्चियन पहुंच पाए और ना ही मुस्लिम शासक पहुंच पाए, और ना ही कन्वर्जन को पूरा कर पाए। तो क्या था? मैकाले अपनी रिपोर्ट में एक बात और कहता, बड़ी इंटरेस्टिंग, कहता इनके बीच में जो संबंधों का प्रक्रिया है, इनके बीच में ऐसे संबंधों की प्रक्रिया है कि पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करना अपना धर्म मानता है, और पुत्र अपने पिता की सेवा करना अपना धर्म मानता है। वो कहता है हमारे यहां, यानी कि इंग्लैंड में, बच्चे जो पैदा होते हैं उनको कॉन्वेंट में रखा जाता है, उनको कॉन्वेंट में रखना पड़ता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में तो बच्चों की परवरिश उनके माँ बाप ही करते हैं, जैसे भी कर सकते हैं वैसे करते हैं। कॉन्वेंट में क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि जिन ह्यूमन राइट्स की बात सुकरात और
एरिस्टोटल के रूप में लोगों ने कहा कि ह्यूमन राइट्स के ये बेसिक फिलोसोफर हैं, नेचुरल ह्यूमन राइट थ्योरी के ये फिलोसोफर हैं, वो क्या कहते हैं मालूम है? वो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का जन्म तो उपभोग करने के लिए हुआ है, बच्चे पालने के लिए नहीं। ये उनकी फिलोसफी है। और अगर स्त्री पुरुष को उपभोग करने के लिए उनका जन्म हुआ है, बच्चे पालने के लिए उनका जन्म नहीं हुआ, तो बच्चे जो पैदा हुए उनका क्या करना? बच्चे जो पैदा हुए हैं उनको कुछ समय बाद ऐसे ही छोड़ देना, जिसको पालना हो, स्नेह हो वो पाले, नहीं पालना हो तो बाइंडिंग नहीं है। ह्यूमन वैल्यूज कहां गई? कहां गए ह्यूमन राइट्स? कौन कहेगा इनके पास ह्यूमन वैल्यूज हैं? कौन कहेगा इनके पास ह्यूमन राइट्स भी हैं? कुछ ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन वैल्यूज की बात तो वो तब करें जब पेट में आने वाले बच्चे का भी संस्कार करें। भारतवर्ष में जब बच्चा पेट में आता है ना, तभी संस्कारों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तभी गोद भराई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गिफ्ट उसको मां के पेट में ही मिलने लगते हैं। इतना हम सम्मान करते हैं किसी व्यक्ति का, आने वाले का स्वागत भी करते हैं। भारत में अगर हमारी मातृभूमि पर जन्म लेने वाला है किसी के गर्भ से, तो उसके जन्म लेने से पहले उसकी पूजा करने लगते हैं और तमाम प्रकार के संस्कार उसके साथ करने लगते हैं, उसकी गोद भराई करने लगते हैं, जन्म होने पर उसके साथ काम करने लगते हैं, उसका जन्मदिन, ये वो दुनिया भर के काम हम करते हैं और गिफ्ट देते हैं उनको। यहां तक कि कुपार्सनरी सिस्टम में, जो हमारे यहां कुपार्सनरी है, कुपार्सनरी सिस्टम में जन्म लेते ही बच्चे को प्रॉपर्टी में इक्वल राइट देते हैं। वो बड़ा हो ना हो, उसको पैतृक संपत्ति में जन्म लेते ही इक्वल राइट प्रोवाइड होता है। ये कुपार्सनरी सिस्टम है भारत में। अगर हम उस पैदा होने वाले बच्चे को इतनी ह्यूमन वैल्यूज ना दे रहे होते या ना देना चाहते, तो क्या ऐसा था कि हम उस बच्चे को जन्म लेते ही अपने आप जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में देते, पैतृक संपत्ति को पर उसकी ओनरशिप बना देते? हम एक दूसरे को इतनी वैल्यूज देते हैं देश में कि हम किसी का अपमान कर नहीं सकते। हम धारण कर चुके हैं कि हमको सभी को सम्मान देना है। हम अपने माँ बाप तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़े होते हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती का प्रकरण इसमें आता है, जिसमें गणेश और कार्तिकेय दो भाई हैं और दोनों में शर्त लगती है कि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर पहले कौन लगा लेगा। कार्तिकेय का जो वाहन है वो मोर है, लेकिन गणेश का जो वाहन है वो चूहा है। तो कार्तिकेय पहले हंसी बनाते हैं, कहते भाई चूहे के साथ कैसे चक्कर लगाओगे, मेरा तो मोर है, उड़ जाएगा। दोनों की शर्त लगती है, दोनों उड़ते हैं, दोनों जाते हैं। लेकिन भगवान गणेश क्या करते हैं, माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा करके बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा हमारा ब्रह्मांड तो हमारे माता पिता ही है। हमारा ब्रह्मांड तो हमारे माता पिता करने का कहने का मतलब क्या? ह्यूमन वैल्यूज नहीं दिखाई देती क्या वहां? यही तो ह्यूमन वैल्यूज है। इन्हीं को तो मानवीय मूल्य बताया कि हमने एक दूसरे को इतना सम्मान दिया, हमने एक दूसरे को इतना पूजा कि हम उसका पूजन तक करते हैं। उसके अधिकारों की तो बात ही छोड़ दो। अधिकारों का खेल तो तब खेलें जब कर्तव्य पूरा करने वाले वायलेशन करें। हमने तो कर्तव्यों के आधार पर ही हिंदुस्तान गढ़ रखा, सबके कर्तव्य बताए, सबके कर्तव्यों के रूप में धर्म जोड़ा। हमने कहा सूर्य का धर्म क्या, ऊर्जा देना, चंद्रमा का धर्म क्या, शीतलता देना, मेरा धर्म क्या। अधिकार और कर्तव्यों की बात करते हैं ना, तो अगर सूर्य हमको निस्वार्थ ऊर्जा देता है तो हमने कहा सूर्य का पूजन करना मेरा कर्तव्य बनता है। यदि नदी हमें निस्वार्थ जल देती है तो उसका पूजन करना मेरा कर्तव्य बनता है। यदि पृथ्वी हमको निस्वार्थ भोजन देती है तो उसका पूजन करना मेरा कर्तव्य बनता है। यदि पेड़ हमको निस्वार्थ फल देता है तो उसका पूजन करना मेरा कर्तव्य बनता है। हम ऋण लेकर पैदा हुए, हम अधिकार लेकर नहीं पैदा हुए। भारतवर्ष में ऋणों की खेती होती थी, अधिकारों की खेती ये मुसलमानों और अंग्रेजों के आने के बाद हुई। ये जो ह्यूमन राइट बताने की कोशिश करते हैं, ये तो हमारे लिए एक बला छोड़ गए। इससे तो हमको बर्बाद करने की एक रास्ता छोड़ गए। हम तो
अधिकारों का कभी खेल ही नहीं खेला, हमने तो कर्तव्यों का खेल हमेशा खेला। हमने तो कहा कि भाई हमारे तो कर्तव्य बनते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता है तो किसको अधिकार मांगने की आवश्यकता है? किसको अधिकार मांगने की आवश्यकता है? किसी को भी अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं, अगर कर्तव्य हर व्यक्ति अपने पूरा करता है। और कर्तव्य अगर हर व्यक्ति पूरा करता है और यदि नहीं पूरा करता, कर्तव्यों का वायलेशन करता है, ड्यूटीज का वायलेशन करता है, तो हम कहते हैं ये पाप है, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारा जन्म विफल हो जाएगा। तो हमने तो ये सिखाया कि अगर तुमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, अगर तुमने अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से नहीं फॉलो किया, तो फिर गलत होने वाला है। गलत होने वाला मतलब पापी हो, पाप को पाप मुक्त होने के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा, और प्रायश्चित भी करने के लिए यानी कि पाप से मुक्त करने का भी साधन आपको बताया और आपको ही बाइंडिंग बताया, और कहा कि अगर पापों से मुक्ति चाहते हो तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित करने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे यहां हैं। पांडु महाराज ने महाभारत में किसी साधु के तीर मार दिया तो उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप दे दिया तो प्रायश्चित करने के लिए पूरा राजपाट छोड़कर चले गए पहाड़ों पर और जंगलों में। क्या है ये? प्रायश्चित नहीं था क्या? राजा था, कौन राजा को मना करता? कौन राजा से कुछ कह सकता था? रावण भी राजा था, साधुओं को मारता था, कौन कौन उसको बोलता था? नहीं प्रायश्चित करता। तो हमने कहा जो प्रायश्चित नहीं करता और जानबूझ के ऐसे काम करता है वो राक्षस है, और जो प्रायश्चित करता है और अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से पालन करता है वो देवता है। देवता और दानवों की जो डेफिनेशन हमने बताई ना, भगवान राम भी परम विद्वान है और रावण भी परम विद्वान है। रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है लेकिन कार्य राक्षसों के करता है। यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात कोई व्यक्ति राक्षसों के कार्य करता है तो उसको ब्राह्मण घोषित नहीं किया भारत में, उसको राक्षस ही घोषित किया। लेकिन एक क्षत्रिय जाति में जन्म लेने के बावजूद कोई व्यक्ति अगर सत्कर्म करता है, एक यादव जाति में जन्म लेने के बाद कोई व्यक्ति सत्कर्म करता है, देश को दिशा निर्देश देता है, लोगों को मार्गदर्शन करता है, लोगों को सही मार्ग पर ले जाता है और अपने आप को संयमित रखता है, अपने कर्तव्यों की धुरी से बना हुआ है, अपने सारे कर्तव्यों को पूर्ण करता है, पिता की आज्ञा को पालन करता है, पिता के द्वारा कहे गए वचनों के पालन करने के लिए वनवास धारण करता है, ये हमने संस्कारों में और संस्कृति में सिखाया हुआ। किस ह्यूमन राइट की बात इंग्लिश पर्सन्स करते हैं भारत में? कौन सा ह्यूमन राइट है? उस ह्यूमन राइट्स की बात जिसमें बच्चों का पालन पोषण पिता को नहीं करना चाहिए। माँ और पिता की शादी सिर्फ उपभोग के लिए होनी चाहिए, आनंद के लिए होनी चाहिए। उस सुकरात और एरिस्टोटल के बारे में कहते हैं कि वो ह्यूमन राइट, नेचुरल ह्यूमन राइट के जनक हैं, जबकि भारत में तो बहुत बड़े स्तर पर ह्यूमन वैल्यूज, कर्तव्यों के आधार पर हमने पूरी रचना करी और उसको धारण करवाया, लोगों को धारण करवाया। उनके मस्तिष्क में उसको वायलेट करने का विचार भी नहीं आता, और विचार भी कभी आता तो हमने कहा ये पाप है, ऐसा सोचना भी पाप है, ऐसा बोलना भी पाप है। ये ह्यूमन वैल्यूज, जिन राइट्स की आप बात करते हैं, उन राइट्स को भारतवर्ष में ड्यूटीज के रूप में सभी को दिया। छोटे से बच्चों को हमने वो संस्कार सिखाने शुरू किए कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। कभी हमने अधिकार नहीं सिखाया। अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने अधिकारों का खेल खेला, क्योंकि अधिकारों का जहां खेल होगा वहीं झगड़े होंगे, वहीं युद्ध होंगे, वहीं पर डिस्प्यूट पैदा होंगे, और जहां अधिकार होंगे वहां डिस्प्यूट अगर पैदा होंगे तो विदेशी आसानी से शासन कर सकते हैं। जब मैकाले कहता है कि भारतवर्ष में इतनी वैल्यूज हैं जहां हम कॉन्वेंट खोल के, कॉन्वेंट से मतलब अनाथालय कहता हो,
जब हम कॉन्वेंट खोलकर अनाथ बच्चों को, माँ बाप के द्वारा पैदा किए हुए बच्चे जिनको उन्होंने सड़क पर छोड़ दिया, उनके पालन पोषण के लिए सरकारी खर्चे पर हम कॉन्वेंट में रखते हैं, वहां पर भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे को जन्म लेते ही जन्मसिद्ध अधिकारों से लाभ दिया जाता है। ये हिंदू विधि है, ये हिंदू स्थान का अपना सिस्टम है। हम ह्यूमन राइट्स की इतनी सारी चर्चा कर चुके हैं कि हमको ये समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं। भारतवर्ष में तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कह रहा है कि किसी के भी ह्यूमन राइट डिक्लेयर नहीं किए जा सकते। फंडामेंटल राइट्स का डिक्लेरेशन करना अलग चीज है, फंडामेंटल राइट्स क्रिएट नहीं किए जा सकते, ह्यूमन राइट्स क्रिएट नहीं किए जा सकते। फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स तो प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही लेकर पैदा होता है और उनका केवल लेजिस्लेशन डिक्लेरेशन कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, वो क्रिएट नहीं कर सकता। क्रिएशन तो परमपिता परमात्मा ने दिया है और उसने क्रिएट करके ही राइट देकर ही भेजा है, और कर्तव्यों के रूप में राइट तो देकर भेजा है, कर्तव्यों के रूप में एक दूसरे को पालन करने के लिए हमने बोल दिया कि एक दूसरे को इसका पालन करना है। ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें कोई नेशनलिटी नहीं होती, कोई रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ लिविंग, इसका कोई महत्व नहीं होता। ह्यूमन राइट जब हम लेकर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानवाधिकारों की बात करते हैं, तो जो मानव है उसके अधिकार हैं, जो अधिकार हैं उसको कोडिफाइड करना ही ह्यूमन राइट लॉ कहलाता है। नेचुरल लॉ थ्योरी में ये लोग, जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि इनका मानना दूसरा है। आजकल के जो फिलोसोफर हैं वो अपनी शक्ति को, पुरानी शक्ति को नहीं जानते हैं, वो तो नए अंग्रेजों ने जो लिखा वो पढ़ते हैं। ये कहते हैं सुकरात और अरिस्टोटल, मैंने कहा सुकरात और अरिस्टोटल वो हैं जो कहते हैं कि हम महिला और पुरुष का जन्म तो केवल उपभोग करने के लिए हुआ है, इसलिए मर्जी हो जितनी पकड़ो जितनी छोड़ो, मर्जी हो उतनी शादियां करो, जिससे चाहो उसके साथ उपभोग करो, जिसके साथ चाहो उसके साथ संबंध बनाओ, संबंध बनाने के बाद छोड़ दो। बच्चे जो उसके बाई प्रोडक्ट निकले, बच्चे निकले, वो तो अपनी किस्मत पर चलेंगे, वो जब बड़े होंगे तो उनके भी केवल उपभोग का ही उनका एक साधन है, वो उपभोग करेंगे और कुछ नहीं। इनके बारे में कहते हैं सुकरात और अरिस्टो जो ग्रीक फिलोसोफर हैं, इन्होंने ह्यूमन राइट की शुरुआत की। हाँ, ये तो कह सकते हो कि ह्यूमन राइट की शुरुआत इन्होंने इस रूप में जरूर की कि पति और पत्नी के अधिकार हैं, उनकी कुछ ह्यूमन राइट है कि वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाए और मजे मारे और छोड़ दे, ये तो बात उनकी सही है। लेकिन क्या सारे समाज को, सभी प्रकार के व्यक्तियों को ह्यूमन राइट से बांधा? रोमन्स ने दो तरह की विधियां बनाई, वो कहते हैं जस्ट सिविल और जस्ट जेंटियम। जस्ट सिविल के बारे में वो कहते हैं ये ओरिजिनल लॉ है, और दूसरा जो अनदर सिस्टम उन्होंने डेवलप किया वो जस्ट जेंटियम है। और जस्ट जेंटियम के बारे में वो कहते हैं दिस इज द यूनिवर्सल राइट एंड जस्ट जेंटियम इज हैविंग अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। कई एक थ्योरियां हैं, ये पॉजिटिव लॉ थ्योरी है, ये नेचुरल लॉ थ्योरी है। पॉजिटिव लॉ थ्योरी के दो बड़े राइटर हैं, जॉन ऑस्टिन और एच.एल.ए. हार्ट। ऑस्टिन को अगर पढ़ेंगे तो ऑस्टिन तो एक फौजी है, और फौजी होने के बाद वो कानूनविद बन गया। फौजी अगर कानून बनाएगा तो क्या करेगा? फौजी बताएगा तो बूट की भाषा बोलेगा, कहेगा पावर इज बिलोंग्स इन द शूज ऑफ द पावरफुल पर्सन, तो वो सॉवरेन की बात करता है। भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने जैसे कहा कि राजाओं को भी पश्चाताप करना पड़ता था, राजा भी, हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल हमारे सामने है, राजा को भी पश्चाताप करना पड़ता था। कभी कभी राजा को भी अपनी गद्दी छोड़कर शमशान घाट पर बैठना पड़ता था, राजा को अपना राजपाट छोड़कर संन्यास धारण करना पड़ता था। ये ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यूज थे भारत में। ये पॉजिटिव लॉ थ्योरी वाले ऐसा नहीं कहते, कहते हैं कि पावर बिलोंग्स इन द किंग। पॉजिटिव लॉ थ्योरी कहती है पावर बिलोंग्स इन द किंग, जितनी भी शक्ति है वो तो राजा में ही निहित है, और शक्ति अगर राजा में निहित है तो राजा की बात मानना ही सर्वोपरि है। राजा जिसको बताए ये राइट है तो वो राइट सही है, जो राजा जिसको बताए ये अधिकार नहीं है तो वो अधिकार नहीं है। राजा जिसको बताए तुम्हारे पास अधिकार है तो तुम्हारे पास है, राजा कहे तुम्हारे पास अधिकार नहीं तो अधिकार नहीं। ये पॉजिटिव लॉ थ्योरी के दो बड़े प्रोपाउंडर जॉन ऑस्टिन और एच.एल.ए. हार्ट ऐसा बोलते हैं। तीसरी थ्योरी मार्क्सवादियों की है, कम्युनिस्टों की। ये अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड कम्युनिटी कहते हैं।
कहते हैं सोसाइटी और कम्युनिटी का जो अपलिफ्टमेंट होता है, जो उनका उत्थान होता है, जो उनका पुनरुत्थान होता है, वही ह्यूमन राइट्स। दूसरा जस्टिस थ्योरी, ये न्यायालय को मानने वाले लोग हैं। इसमें जॉन राउल, RAWL, जॉन राउल आते हैं। ये कहते हैं जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। जो सामाजिक संस्थान है ना, उनकी सबसे पहला जो थिंकिंग है वो जस्टिस है। जो उनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो जस्टिस है। उनको जस्टिस प्रोवाइड करना ही अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है। इसलिए ये ज्यूरिस्टिक जस्टिस थ्योरी है जो कहती है कि कोर्ट के द्वारा जस्टिस करना चाहिए, ह्यूमन राइट है। पांचवी थ्योरी है डिग्निटी की। उसकी डिग्निटी, हमने कहा हमारे यहां तो महिलाओं को देवी के रूप में मानते हैं, पत्थरों में भी भगवान को ढूंढते हैं, नदियों को भी देवी मानते हैं, गाय को माता मानते हैं, पेड़ों को पिता मानते हैं। हम तो सभी को डिग्निटीफाइड करते हैं, तो इंसान को नहीं करते होंगे क्या? हम तो प्रत्येक इंसान को, जन्म लेने वाले बच्चे को भी ऑनर करते हुए, उसका सम्मान करते हुए, वो पर्सनरी राइट से उसको ये बोलते हैं कि ये बच्चे को जन्म लेते ही अधिकार प्राप्त होते हैं। क्या है ये डिग्निटी? डिग्निटी की थ्योरी कहती है एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो, पावर ट्रांसफर करो, इनलाइटमेंट होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए, हेल्थ के बारे में सोचना है, स्किल डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, रेस्टिट्यूट्स के बारे में सोचना है। ये सारी चीजें, वो कहता है डिग्निटी क्या है? डिग्निटी का मतलब लिव विद द डिग्निटी, नॉट ओनली राइट टू लाइफ बट राइट टू लाइव विद द डिग्निटी। ये इस थ्योरी, इस ह्यूमन राइट्स के चैप्टर में ये 5 प्रकार की थ्योरी है। पहली नेचुरल लॉ थ्योरी है जिसमें अरस्तु और सुकरात आते हैं, यानी कि सोक्रेट्स और अरस्तु आते हैं। दूसरी पॉजिटिव थ्योरी है जिसमें ऑस्टिन और HLA हार्ट आते हैं। तीसरी मार्क्सिस्ट थ्योरी है जिसमें कार्ल मार्क्स आते हैं। चौथी जस्टिस थ्योरी है जिसमें जॉन रॉल आते हैं। और पांचवें डिग्निटी की थ्योरी है जिसमें कि ह्यूमन डिग्निटी, हेल्थ, वेल्थ की बात करते हैं। ठीक, बेसिक्स इसके कंप्लीट होते हैं, आगे कल से शुरू करें।